हेलो भक्तजनों। तो वीडियो नंबर 4 हमारी आ गई है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें हम सॉल्ट्स के बारे में फाइनली पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे, एक वीडियो और आएगी इसकी जिसमें हम सारा कंप्लीट करेंगे। देखो, सॉल्ट्स मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसमें पहले एक पॉजिटिव आयन होगा और फिर एक नेगेटिव आयन होगा। जनरली हम देखते हैं जो पॉजिटिव आयन है वो एक मेटल से बना है, जैसे कि Na, और जो नेगेटिव आयन है वो एक नॉन मेटल से बना है, जैसे Cl नेगेटिव, और NaCl हमारा यहाँ सॉल्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक मेटल हो और ये एक नॉन मेटल हो। कई बार हमारे पॉली एटॉमिक आयन भी यूज होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, जैसे अगर हम पॉजिटिव में बात करें तो NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव हमारा एक पॉली एटॉमिक आयन है। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव में बात करें तो हमारा NO3 नेगेटिव एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो ये दोनों मिलके भी एक सॉल्ट बना सकते हैं, ये दोनों मिलके भी एक सॉल्ट बना सकते हैं। मोस्टली जितने भी हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि एक मेटल होगा और उनके साथ एक नेगेटिव आयन होगा, एक मेटल होगा और साथ में एक नेगेटिव आयन होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो सॉल्ट्स में सबसे पहला सॉल्ट जो हम पढ़ेंगे, सॉल्ट्स में सबसे पहला सॉल्ट जो पढ़ेंगे वो है हमारा कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो हम घरों में नमक यूज करते हैं। जी हाँ, जो हम घरों में खाने में डालते हैं नमक, वो कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड हमारे घर में खाने में यही डलता है, जो हमारा व्हाइट सॉल्ट होता है। तो इसका कलर भी आपको समझ में आ गया, व्हाइट होता है। तो देखो, इसके कुछ यूजेस हैं, लेकिन उन यूजेस को परे रखते हैं। यूजेस हैं जैसे कुकिंग में यूज होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स में यूज होता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज हम देखेंगे, इसकी ना एक रिएक्शन कराई जाती है, इसकी एक रिएक्शन कराई जाती है। रिएक्शन में क्या किया जाता है, नमक को पानी में डाला, NaCl+H2O, ये तो आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप अपने घर में लेकिन क्या नहीं कर सकते, वो अगला स्टेप है, देखना। इस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, इस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद इसमें क्या बनता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस हम बहुत बार कर चुके हैं अब, तो आई होप उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस ही हो रही है ना यहाँ पे। हमने एक बैटरी ली, 2 इलेक्ट्रोड्स डाले इस सॉल्यूशन में, 2 इलेक्ट्रोड्स डाले, और अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, इस सॉल्यूशन में है NaCl+H2O। लेकिन इस सॉल्यूशन की एक खास बात क्या होती है कि इसमें NaCl बहुत सारा होता है। ये नहीं कि बस थोड़ा सा नमक डाल दिया, नहीं। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये बात समझ में आई। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl का, ब्राइन सॉल्यूशन। इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। चलो, अब आगे इसमें देखते हैं। जब ये रिएक्शन हुई तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इस तरफ हमारी एनोड है, यहां पे हमारे एनायंस आके चिपकेंगे। जहां नेगेटिव टर्मिनल वहां कैथोड और वहां कैटायंस आके चिपकेंगे। देखो, इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग ऐसे याद करोगे, कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कैटायंस जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो वो कहाँ आना पसंद करेंगे, वो अपने ऑपोजिट पे आना पसंद करेंगे ना। यानी कैटायन जो है वो नेगेटिव वाले की तरफ आना पसंद करेंगे। तो इसलिए नेगेटिव पे कैटायन आए तो उस रॉड का नाम हो गया कैथोड, और इसी तरह पॉजिटिव पे
जो पॉजिटिव रॉड है उस पर नेगेटिव पार्टिकल आना चाह रहे हैं, यानी कि एनायंस आना चाह रहे हैं, तो रॉड का नाम हो गया एनोड। इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो अब देखो होगा क्या, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस हमेशा बनती है कैथोड पे, तो यहां बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है एक्चुअली H+ से बनती है, तो ये कैटायन है, तो ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे। जो क्लोरीन गैस है वो बनेगी यहाँ पे। आई थिंक काफी लोग सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन गैस बनती है Ca नेगेटिव आयन से, और नेगेटिव आयन कहाँ जाएगा, एनोड पे। तो यानी कि हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पे और क्लोरीन गैस बनेगी एनोड पे। इसको याद नहीं करना है, इसका रट्टा नहीं मारना है, ये समझना है, ठीक है। और जो आपका NaOH है, ये हम बोलते हैं कि ये नियर कैथोड बनता है, ये नियर कैथोड बनता है। इसका लॉजिक बताएं अब, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है इसका। देखो जो NaOH होता है ये पानी में सॉल्युबल होता है, एक्वस होता है, बाकी दोनों गैसेस। तो होता क्या है, इस पानी के अंदर NaOH मिक्स है, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा कि वो कैथोड की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है, जो NaOH है वो कैथोड की तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। व्हाई इज दैट? ऐसा इसीलिए क्योंकि NaOH में Na प्रेजेंट है, और Na पॉजिटिव बहुत हैवी होता है, Na पॉजिटिव बहुत हैवी होता है, तो वो अपना जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ जाना चाहता है, तो Na जो है क्योंकि वो भारी है वो कैथोड की तरफ खींचा चला जाता है, और वो इस तरफ नहीं आना चाहता, तो NaOH हमारा नियर कैथोड ही रह जाता है, क्योंकि उसको जो है हमारी कैथोड ट्यूब खींच रही है, कैथोड इलेक्ट्रोड जो है वो खींच रहा है। ये बात समझ में आई? तो ये जो रिएक्शन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे इसी रिएक्शन के थ्रू ये प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। अगर NaOH बनाना है तो भी इस रिएक्शन के थ्रू किया जाता है, अगर हाइड्रोजन या क्लोरीन गैस बनानी है तो भी इसी प्रोसेस के थ्रू ये सब किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम मिल गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या नाम मिल गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस आई। एल्कली हमारा NaOH एक एल्कली होता है, एल्कली मतलब कोई भी ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल है, तो NaOH हमारा पानी में सॉल्युबल है और ऑब्वियसली बेस है, OH निकलता है इसमें, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाइड्रोजन गैस का इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता, तो उसने नाम में भी जगह नहीं बनाई। हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस देखते हैं वो NaOH और Cl2 के ही होते हैं, ठीक है। लिख लो इसको एक बार। समझ में आ गया ये अच्छे से? चलिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपके लिए मैंने एक PPT का लिंक दे दिया है, जिससे कि आप इनके यूजेस जो है वो वहां से लिख सकते हैं एंड याद कर सकते हैं। इंडिविजुअली NaOH का यूज, H2 का यूज, Cl2 का यूज, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज हम देखते हैं, क्योंकि क्या होता है H2 और Cl2 मिलके HCl भी बना सकते हैं आप चाहो तो फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज इसके अंदर पढ़ लेते हैं। तो क्लियर हो गई ये बात अच्छे से? शाबाश। अच्छा एक मैं चीज आपको बता दूं, कंफ्यूजन जिससे कि ना हो, जो NaOH होता है ये हमारा बेस होता है, जो NaOH होता है हमारा बेस होता है, इसका एक दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा, इसका एक दूसरा नाम होता है कास्टिक सोडा। आप ये नाम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये NaOH को ही रेफर कर रहा है। क्या NaOH एक सॉल्ट है? बिल्कुल भी नहीं।
ये एक सॉल्ट नहीं है, ये एक बेस है, ये एक बेस है। देखो एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। एसिड वो जो पानी में जाने पे H+ आयन दे, बेस वो जो पानी में जाने पे OH- आयन दे, और सॉल्ट वो जो पानी में जाने पे आयंस में तो टूट जाए लेकिन उन आयंस में ना ही H+ हो और ना ही OH- हो, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? शाबाश। अच्छा, NaCl के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। NaCl के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। हम बोलते हैं कि ये कैसा सॉल्ट है, ये ना एक न्यूट्रल सॉल्ट है। ये कैसा सॉल्ट है? ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है? यानी इसका pH जो है वो 7 है। तो अब ये भी हमें याद करना है, और क्या हर सॉल्ट का याद करना है? यस बट नो, याद नहीं करना है, फिर से वही बात, लेकिन याद आपको अपने आप हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आया कहां से। ठीक है ना? देखो अब पहले इसी चीज को समझते हैं, किसी भी सॉल्ट का pH कैसे बता सकते हो, और भले ही आप एग्जैक्ट नंबर ना बता पाओ, आप ये जरूर बता पाओगे बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक कि कोई सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है। ये आप कंफर्म बता पाओगे, देखना भी। यानी कि pH ऑफ सॉल्ट्स कैसे बताते हैं? देखो, या तो कोई सॉल्ट एसिडिक हो सकती है, या तो कोई सॉल्ट न्यूट्रल हो सकती है, या तो कोई सॉल्ट बेसिक हो सकती है। इन तीन ऑप्शंस के अलावा और कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 11th-12th में आएगा, नहीं है ही नहीं। कोई भी सॉल्ट तीन तरह की हो सकती है, या तो एसिडिक, या तो न्यूट्रल, या तो बेसिक। ये तीन ही ऑप्शंस हैं। तो NaCl हमने कह दिया भाई न्यूट्रल वाले टीम में है। अच्छा जी, एसिडिक में अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, एसिडिक में हम एग्जांपल दे सकते हैं NH4Cl, एक सॉल्ट है, ये एसिडिक होती है। मैं कहूं बेसिक में मुझे कोई एग्जांपल देना है तो Na2CO3, Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है। लेकिन ये तो मैंने आपको बता दिया। पता कैसे चला? ये तो सिर्फ नाम है, सब में NN आ गया। पता कैसे चलेगा कौन सी एसिड है, कौन सी बेस है, कौन सी न्यूट्रल है? अब देखो, कोई भी सॉल्ट जब बनती है तो कैसे बनती है? हमने एक रिएक्शन की थी, एसिड में बेस मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। सबसे क्लासिक रिएक्शन है, इसका नाम क्या था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप एसिड में बेस मिलाओगे तो कैसा, क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा। अगर मान लो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसको स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया, एक खतरनाक एसिड, एक खतरनाक बेस, दोनों को मिला दिया, दोनों बड़े शांति से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक है भाई जिसका पीएच बहुत कम, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है जिसका पीएच बहुत ज्यादा, स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहां से बनेगी न्यूट्रल सॉल्ट, यहां से बनेगी न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो, मैंने आपको तीन बताए हुए हैं ना, कौन कौन से? HCl, H2SO4, HNO3। इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाओ। स्ट्रॉन्ग बेस भी हमने कितने किए हैं? KOH, NaOH और CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे तीन स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। अब इनमें से किसी की भी आपस में आप रिएक्शन करा दो। वैसे तो ना इस केस में हम CaOH होल ट्वाइस को भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते, ये बड़ा मामला इसका कमजोर है। कई बार इसको हम ये भी लेते हैं, कई बार नहीं भी लेते हैं, तो आप इसको मत ही कंसिडर करो। आप बस ये दो स्ट्रॉन्ग बेस मान लो, आपकी 10वीं बहुत बढ़िया हो जाएगी। KOH और NaOH, ये दो एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो देखो ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? HCl प्लस KOH, KCl, HCl प्लस NaOH, NaCl, वाटर तो बनता रहेगा, फिर H2SO4 प्लस KOH, K2SO4, फिर H2SO4 प्लस NaOH, Na2SO4,
HNO3 प्लस KOH, KNO3, HNO3 प्लस NaOH, NaNO3। ये सारी सॉल्ट कैसी हैं? ये सारी सॉल्ट हमारी न्यूट्रल सॉल्ट है। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आई तो वीडियो रिवाइंड करो और ध्यान दो और दोबारा सुनो, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है? वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा ध्यान देते हुए दोबारा सुनो। अगर मान लो मैंने एक वीक एसिड लिया और एक वीक बेस डाल दिया, यानी भाई एसिड भी कमजोर बेस भी कमजोर, तो सॉल्ट तो बराबर हो गया, एक कमजोर एसिड एक कमजोर बेस, दोनों फिर भी न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। तो सॉल्ट कैसी बनी? न्यूट्रल सॉल्ट बनी और साथ में पानी बना। वीक एसिड कार्बोनिक एसिड ले सकते हो, सल्फ्यूरस एसिड ले सकते हो, ये होता है सल्फ्यूरस एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड वीक, या CH3COOH ले सकते हो, ये भी वीक एसिड। इसको हम किसी वीक बेस में डालते हैं। वीक बेस क्या ले सकते हैं हम? NH4OH, या फिर MgOH होल ट्वाइस, या फिर और कौन सा वीक बेस ले सकते हैं? NH4OH ले लो, MgOH होल ट्वाइस ले लो। इनके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। और वीक की तरफ हम बात करें तो बस ज्यादा वीक बेस आपके सिलेबस में नहीं है। यस, एक टिन हाइड्रोक्साइड भी आ जाता है, लेकिन नहीं, 10th में हम यही कॉमनली यूज करते हैं। तो आप भी इन्हीं को देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये हमारे साथ में क्या सॉल्ट बनाएंगे? H2CO3 प्लस NH4OH। तो ये H और OH तो पानी बना के निकल गए, बीच में ये जुड़ गए, तो हमारा बन गया NH4। वैलेंसी CO3 की होती है 2, तो NH4 होल ट्वाइस CO3, या CH3COOH मान लो इससे जुड़ गया, तो बन गया आपका CH3COO NH4। अलग अलग सॉल्ट्स इनके कॉम्बिनेशन से आप बना के देख सकते हो। ये सारे भी कैसे होंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स तो समझ में आ गए, दो तरीके, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड वीक बेस, दोनों से ही हमारा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और अब आप लोग समझ गए होंगे, आपको इशारा मेरे ख्याल काफी है कि एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा? एक ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक ले लो वीक बेस, तो बेचारा जो बेस है वो तो कमजोर पड़ जाएगा। तो अब जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट कैसा होगा? एक्चुअली वो सॉल्ट होगा एसिडिक। वो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। मतलब मान लो आपने एसिड लिया HCl, बेस में आपने ले लिया NH4OH, तो सॉल्ट क्या बना? NH4Cl, और साथ में पानी बन गया। तो ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट कैसा है? ये सॉल्ट है एसिडिक। ये बात समझ में आई? मान लो आपने एसिड तो वीक लिया, आपने एसिड तो वीक लिया, लेकिन आपने बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया, तो अब कहानी उल्टी पड़ गई। अब जो सॉल्ट बना वो कैसा होगा? वो सॉल्ट होगा बेसिक। भाई एसिड लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3, बेस लिया हमने स्ट्रॉन्ग NaOH, क्या होगा? ये तो पानी बन के निकल गए H और OH, बीच में ये जुड़ गए, बन गया Na2CO3। ये सॉल्ट कैसा होगा? ये सॉल्ट होगा बेसिक सॉल्ट। ये बात समझ में आई? तो आई होप इसके आप लोग और एग्जांपल्स भी अपनी कॉपी में बनाओ और इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कर लो। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा। लेकिन आई होप आपको एसिड सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो।
अच्छा, सॉल्ट्स के ऊपर हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम सारे सॉल्ट्स को कवर कर लेंगे। टोटल हमारे लिए इस चैप्टर में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जिनकी हमें रिएक्शन करनी है, उनके नाम याद करने हैं, उनके यूजेस याद करने हैं, ठीक है, जिनमें से पहला था NaCl। अच्छा, एक आपने कोई रिएक्शन इसमें जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है, पहली बार इस चैप्टर को आप गो थ्रू कर रहे हो, तो अभी देखो, जो कॉपर सल्फेट होता है हमारा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट का कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का आप कहोगे सर कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। लेकिन मजे की बात आपको बताया ना, तो कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर ब्लू नहीं होता। कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल कलर ब्लू नहीं होता। ये तो क्या है ना, जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, वरना इसका कलर होता है व्हाइट। वरना इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। कॉपर सल्फेट के पास ना एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है कि वो एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। वो कौन से कलर का सॉल्ट होता है? व्हाइट कलर का। लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा पानी डालोगे ना, तो वो पानी गायब हो जाएगा। वो पानी उस सॉल्ट पे जाएगा और वो पानी गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी दिखेगा ही नहीं। वो सॉल्ट तब भी ड्राई रहेगा देखने में, वो ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन बन जाएगा। वो पानी क्या होता है, अगर ये कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं तो वो पानी उनके अंदर चला जाता है, वो पानी कुछ हद तक उनके अंदर चला जाता है और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हर एक कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम बोलते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, जो हमारा कॉपर सल्फेट है, वो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ जुड़ के CuSO4.5H2O बना लेता है। ये बात समझ में आई आपको? तो अगर हम बात करें ना सिर्फ CuSO4 की, तो CuSO4 का कलर तो होता है एक्चुअली व्हाइट, लेकिन CuSO4.5H2O का कलर होता है ब्लू। इन दोनों का साइज भी सेम रहता है, बस जो ये है ये व्हाइट कलर का होता है और ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। ये बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटेड सॉल्ट। बेचारे ने पानी नहीं पिया हुआ, गला सूख गया है इसका, इसने पानी नहीं पिया हुआ, इसका गला सूख गया है, यह है डिहाइड्रेटेड सॉल्ट, सफेद पड़ गया है। जितने भी आप डिहाइड्रेटेड सॉल्ट देखोगे ना, वो सब सफेद पड़ जाते हैं, व्हाइट हो जाते हैं, पानी नहीं पिया उन्होंने। हाँ, जब पानी पी लेंगे एनर्जी आ जाएगी, फिर अपने रंग दिखाएंगे, वो सबके अलग अलग होते हैं। सिर्फ कॉपर सल्फेट ऐसे थोड़ी करता है, बहुत सारे सॉल्ट्स करते हैं। तो जब पानी इसने पी लिया तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो ये जो पानी पीने की टेंडेंसी होती है किसी भी सॉल्ट की, ये जो पानी पीने की टेंडेंसी होती है किसी भी सॉल्ट की, इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि उसके जो क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर पानी चला जाता है और वो अपना कलर कुछ बना लेते हैं। इसमें एक तो हमारी ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एक और होती है जो FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट। ये भी एक्चुअली व्हाइट होता है। ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब करके FeSO4.7H2O बना लेता है और इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर होता है ग्रीन। तो इन दोनों का ही यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम पड़ गया। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम जो है बोला जाता है ब्लू विट्रोल। क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल का मतलब ही क्या है? कॉपर सल्फेट। और ऐसे ही इसका है ग्रीन विट्रोल। ग्रीन विट्रोल का मतलब फेरस सल्फेट। ये बात क्लियर है? क्या ऐसा केमिस्ट्री में कोई और सॉल्ट ही नहीं है जो ब्लू कलर का हो? होते हैं ब्लू कलर के और भी सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट ने ये नाम जीत लिया, ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट। ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया।
तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको क्लियर हो जाता है। अब अगली क्लास में हम इसमें अच्छे से इजीली पढ़ पाएंगे कि हमारे और कितने, जो 4 सॉल्ट्स मैंने आपको बताया, 4 सॉल्ट्स इसमें हम और पढ़ेंगे। हमारा बेकिंग सोडा, जो यानी कि केक बनाने के काम आता है, हम केक में डालते हैं, केक फूल जाता है। वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़े धोने के काम आता है एक तरीके से, रफ लैंग्वेज में कहें तो। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है, जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल जो वाइट कपड़े होते हैं उनको हम ब्लीच करते हैं, ठीक है, तो वहां हमारा ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है। और एक लास्ट हमारा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो घरों में भी आपके वॉल्स पे लगता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो जो आपके कास्ट बनता है वो भी पीओपी से बनता है। तो ये 4 सॉल्ट्स जो है हम अगली क्लास में करेंगे और हम देखेंगे इनमें किस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन काम करता है, किस तरह इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन है और क्या इनके यूजेस है। ठीक है, चलो बाय बाय।